नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज आरएमएस टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ये सीरीज नंबर 3 है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके साथ लेके आए हैं, जिससे कि आपके जो निकट में जो आपका एग्ज़ाम दिख रहा है 19 सितंबर को, 2020 का जो एग्ज़ाम 21 में हो रहा है 19 सितंबर को, उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द गैस प्रीडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज। देखिए ऐसी कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है या रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर राइट है वो आंसर है ए। कौन सा आंसर है बेटा? इसका राइट आंसर है हमारा ए। और ये कैसे है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है। बेटा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि अर्थ पर CO2 की मात्रा बढ़ जाना। और ये कैसे बढ़ती है तो आप अच्छे से जानते हो। अंधाधुंध जो हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं या पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है और CO2 का बढ़ जाता है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर हैं अर्थ पर मौजूद, तो ये क्या करने लगेंगे, ये पिघलने लगेंगे। और जब ये पिघलने लगेंगे तो बेटा क्या होने वाला है आपके साथ, जो नदियां हैं वो सूख जाएंगी। सारा पानी जो नदियों के द्वारा बहकर समुद्र में पहुंचता है वो बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। और उसके निकट जितने भी लोग रह रहे हैं, यानी कि जितने भी कंट्रियां हैं, वो सब पानी में डूब जाएगी। नदियां फिर बहना बंद कर देंगी, जैसे गंगा यमुना है जो हिमालयों की कंदराओं से निकलती हैं। इन नदियों में जब ग्लेशियर पूरा सूख जाएगा तो पानी का जो रिसोर्सेज या सोर्स है वो रहेगा ही नहीं, तो पानी आएगा कहाँ से। तो लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा। जो पानी के पास रहते हैं वो पानी में डूब जाएंगे, और जो मैदानी इलाकों में रहते हैं वो पानी की कमी से मर जाएंगे। यानी कि आपका जो जलवायु परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हर साल ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट originate in India tributary, यानी कि ऐसी कौन सी नदियां है या नदी है जिसका सहायक नदी नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर है चेनाब। चेनाब एक ऐसी नदी है जिसका सहायक नदियां नहीं है। और एक चीज और भी बता देता हूं, चेनाब पर मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि इस पर एक डैम बनाया था 1960 में, तो वो क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम पेपर में मैंने दे दिया है जो टॉप 10 में। तो ये चेनाब नदी से ये 2 क्वेश्चन कनेक्ट होते हैं, जो पिछली साल भी पूछा गया था, फिर उसकी नेक्स्ट ईयर भी चेनाब नदी का क्वेश्चन जरूर आया है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा कौन सा एनर्जी का सोर्स है जो अनलिमिटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं केरोसिन, यानी कि केरोसिन ऑयल के द्वारा जो लैंप जलाए जाते हैं। जब तक केरोसिन होगा तब तक लैंप जलेगा, और केरोसिन नहीं होगा तो लैंप नहीं जलेगा। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है। अनलिमिटेड कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बेटा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ। आयरन की जो सीट होती है उसको जंग से बचाने के लिए हमें उस पर कुछ परत चढ़ानी पड़ती है। वो कोटिंग किसी की भी की जा सकती है। तो ये किसकी होती है वो थोड़ा सा आप देख लेते हैं। वो जो कोटिंग कर की जाती है वो किसकी बनी होती है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो इसका राइट आंसर सी है, इसका जिंक है। क्यों है जिंक ये भी देख लेते हैं। देखिए टिन लोहे का ही बना होता है तो नहीं, इसकी तो नहीं चढ़ा सकते। लेड में शीशा होता है, इसका भी नहीं चढ़ा सकते, और क्रोमियम की भी नहीं चढ़ सकती। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑफ अर्थ इज। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि दुनिया पर या दुनिया में या
धरती पर ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो सबसे हार्डेस्ट जोन में पाया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके 2 ऑप्शन है, यहाँ पर दोनों डाल दिए हैं इसमें, इसलिए इसमें क्या रहेगा कि एग्जामिनर जो चाहेगा उसको सही मान सकता है, लेकिन ये बच्चे के लिए बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर डायमंड भी है कार्बन का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, और यहाँ पर जो बात करते हैं ये प्लेटिनम मेटल का सबसे हार्डेस्ट है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई, एक तो प्लेटिनम भी निकल के आ गया और डायमंड भी आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा है, तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर बी है, लेकिन एग्जामिनर ने उस समय इसका राइट आंसर ए माना था, क्योंकि उसने मेटल के थ्रू ले लिया इसलिए ए मान लिया गया था, और डायमंड को कार्बन के थ्रू ले लिया इसलिए उसने बी को नहीं माना। लेकिन दुनिया का सबसे हार्डेस्ट अगर सब्सटेंस की बात होती है तो वो डायमंड ही होता है। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, प्लेटिनम को रणनीति धातु भी कहा जाता है, यानी कि युद्ध क्षेत्र के जितने भी हथियार बनाए जाते हैं उसमें प्लेटिनम धातु जरूर लगाई जाती है। जैसे मैं आपको बात करता हूं, लड़ाकू जो जेट वायुयान होते हैं, आपने देखा होगा अभी हमने राफाल खरीदा था फ्रांस से, तो राफाल की जो कीमत थी वो 1600 करोड़ की कीमत आकी गई थी। फिर बताइए बेटा 1600 करोड़ का कैसे हो गया? अगर कुछ उसमें कीमती नहीं लगाया जाएगा तो इतने करोड़ का कैसे पहुंच जाएगा? कोई भी आप देखिए, अगर हेलीकॉप्टर लेते हैं तो 3-4 करोड़ से शुरुआत हो जाती है, अगर कोई आपका प्लेन लेते हैं बड़ा तो 100 करोड़ का मान लो, 200 का मान लो, 500 का मान लो, फिर भी 1650 करोड़ कैसे हो गया? तो वहाँ पर उतनी ही कीमती के मेटल लगाए जाते हैं और बहुत हार्डेस्ट होते हैं वो मेटल, ये है प्लेटिनम धातु, इसलिए इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस भी बोला जाता है। किसमें? मेटल में। और इसको लड़ने वाला हथियार के रूप में भी मेटल पूछा जा सकता है। बताइए ऐसा कौन सा मेटल है जिससे हथियार बनाए जाते हैं, तो उसमें भी इसकी गिनती की जा सकती है। ठीक है, अब आते हैं, आपका थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे घर में जो गन होती है, बंदूक होती है, क्या उसमें ये मिलाया जाता है प्लेटिनम? तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें इसका बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। ये भारी हथियारों को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसके लिए इसका यूज होता है। क्योंकि घर के जो हथियार होते हैं, घरेलू हथियार जिसको हमें गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस होता है, उसमें इसका यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए अगला हम देखते हैं इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिकेट बैट इज मेड फ्रॉम विच वुड? इसका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि क्रिकेट के जो बैट होते हैं, आपने देखा होगा, हम क्रिकेट को तो देखते ही हैं, इंडिया का काफ़ी पॉपुलर गेम है और सचिन तेंदुलकर का इसमें बड़ा रोल है, उसको इसका गॉड माना जाता है। तो ये बैट जो है जिससे वो खेलते हैं, किस लकड़ी के बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन में कहना है इसका। तो मैं सबसे पहले आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है टीक। टीक का एक पेड़ होता है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इसका जो राइट आंसर है वो है विलो। टीक के पेड़ से नहीं बनाए जाते, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं देख पाया था। चलिए मैं इसके लिए राइट आंसर आपके लिए बता देता हूँ। इसके लिए इसका राइट आंसर है विलो। टीक क्यों नहीं होता? क्योंकि टीक इतना हार्डेस्ट बोर्ड नहीं होती है, जो वो बोर्ड होती है लेदर की, उसको झेल पाए, या उसका जब टकराती है तो उसका जो प्रेशर होगा उसको कवर कर पाए, इसलिए इसको नहीं यूज करते। विलो का पेड़ जो होता है, थोड़ा सा उसकी लकड़ी में एक विशेषता होती है, वो फ्लेक्सिबल भी होती है, हार्डेस्ट के साथ में फ्लेक्सिबल भी होती है। बॉल उससे टकराती है, थोड़ा सा वो अंदर जाती है और फिर उससे वापस उससे रिबेक करती है वो, तो इसलिए इससे बनाई जाती है, क्योंकि एक तो ये लंबे समय तक रखा जा सकता है, प्लस इसको फ्लेक्सिबल भी होता है इस लकड़ी में, और हार्डेस्ट भी होती है। तो काफ़ी कारणों से ये उपयोगी होता है, किसके लिए? बेट बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे ये और सीडर। तो एक चीज़ और भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है जहाँ से ये बेट खरीदे जाते हैं? तो वो है मेरठ। क्या है बेटा इसके लिए? मेरठ है, और मेरठ आप अच्छे से जानते हो यूपी में है, बुलंदशहर, मेरठ, ये सब आसपास हैं। तो ये कहाँ पर है बेटा? मेरठ। और ये कहाँ पर है? यूपी में है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी मार्केट है स्पोर्ट की, और यूपी के अलावा, अगर मेरठ के अलावा कहीं और बात की जा सकती है तो वो जम्मू कश्मीर है। ये 2 जगह ऐसे सप्लायर हैं जहाँ काफ़ी मात्रा में
बेट बनाए जाते हैं, बल्ले बनाए जाते हैं, ठीक है बेटा, जो आप लोग घरों में रखते हैं, शौकीन लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हु वर हाफ मैन एंड हाफ हॉर्स लिविंग बींग्स अकॉर्डिंग टू ग्रीक। देखिए इसका जो आंसर है वो है सेंटायर्स। ये बर्ड का क्वेश्चन ले लिया था। मैन एंड हाफ हॉर्स एंड लिविंग बींग अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी। तो मैथोलॉजी यानी कि यहाँ पे घोड़ों की तरह इंसान का जो रहन सहन होता है, लिविंग तरीके से रहते हैं, वो कहाँ, इस तरीके को क्या बोलते हैं, घोड़ों के साथ रहने वाले वातावरण को क्या या ये भी कह सकते हैं कि घोड़े के साथ कौन रहता है, घुड़सवार रहते हैं या उनको पालने वाले रहते हैं। तो इस जो टेक्निक होती है जहाँ में इंसान भी रहता है, घोड़े भी रहते हैं, साथ में वर्क करते हैं, तो ऐसी टेक्निक को क्या कहते हैं, इस सभ्यता को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं सेंटायर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन काफ़ी आपको टिपिकल भी लग रहा होगा, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं तो इतना तो नहीं जाते डीपली कि हम क्या क्या पढ़ें क्या क्या नहीं पढ़ें। तो मैं आपको एक अच्छे से बता देता हूँ, कितना भी आप पढ़ लीजिए, 1-2 क्वेश्चन तो वो अपने अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, जिसमें खुद एग्जामिनर सोच ही नहीं पाता कि ये बच्चे के लायक है क्वेश्चन कि नहीं है, इसको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन कंपनियों को ठेका दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन लिए, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लिए, इधर से लिए उधर से लिए और सीधा आपको दे दिया। इसलिए थोड़ा सा ये कंपटीशन जो है वो काफ़ी पेचीदा हो जाता है और मुश्किल हो जाता है। लेकिन डोंट वरी, हम उसी तरीके से तैयारी करेंगे जिससे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो हम क्रैक कर पाएँ, उसको तोड़ पाएँ और सक्सेस की तरफ पहुँच पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द नेम ढाबा वाला इज रिलेटेड टू विच सिटी। जो ढाबा वाला के जो नाम था, अभी आया था, आपने उसमें देखा होगा सोशल मीडिया में, जो 2013 में भी ऐसा एक केस हुआ था, उस समय भी ऐसी बात हुई थी। तो मैं आपको बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर है वो डी है। इसका जो राइट आंसर क्या है बेटा, ये 2013 में ढाबा वाला एक खाना बनाता था, उसका चल नहीं रहा था, तो वो किसी ने वायरल किया था और लोगों को जब उसके बारे में पता चला, काफ़ी अच्छा फूड मिलता है, सस्ते दामों में मिलता है, तो लोगों ने उसको काफ़ी खाना पसंद किया। और जो ढाबा वाला है, डब्बा वाला, सॉरी, जो डब्बा वाला है वो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे इसका बड़ा रोल है। समथिंग एक दिन के अंदर 40,000 लोगों के लिए खाना सप्लाई करता है। ये वहाँ का ब्रांड भी है, डब्बा वाला के नाम से। वहाँ पे खाने का एक फूड किचन है, या ये कह सकते हैं मेस है, जो वहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे होते हैं कंपनियों, फैक्ट्रियों में, या स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं हॉस्टल लेके, उनके लिए टिफिन पहुँचाने का कार्य करता है ये डब्बा वाला, नॉट ढाबा वाला। ठीक है, तो ये मुंबई की बात है। अभी रिसेंटली एक घटना और घटित हुई थी, आपको शायद याद हो कि एक ढाबा वाला प्रसिद्ध हो गया था। एक चच्चा थे, वो खाना बनाते थे, उनका चल नहीं रहा था, काफ़ी अच्छा बनाते थे, तो एक यूट्यूबर ने उस पर वीडियो बनाया, लोगों से अपील की, तो लोगों ने वहाँ पे खाने के लिए गए और लोगों ने काफ़ी कुछ उनकी मदद भी की, तो उनने अच्छा रेस्टोरेंट भी खोल लिया था। ये रिसेंटली घटना है, ये दिल्ली की घटना है, तो थोड़ा सा ये भी याद रखना है, नॉट ढाबा वाला, ये डब्बा वाला है, तो ये कहीं ढाबा वाले से आपसे लिंक ना हो। ये मुंबई की बात है, काफ़ी बड़ा अब तो ऑर्गेनाइजेशन है उसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म गांधी। देखिए यहाँ पे गांधी की बात हो रही है। एक मूवी बनी थी इंडिया की, गांधी मूवी, जिसमें सत्यजीत राय को भी एक ऑस्कर अवार्ड मिला है, देविका रानी को भी ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है इसके लिए। तो ये काफ़ी शानदार मूवी थी गांधी, और गांधी के ऊपर ही ये पूरी मूवी बनाई गई थी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अपने यहाँ का कोई भी डायरेक्टर नहीं है इसका जिसने ये मूवी बनाई हो। ये ब्रिटेन का ही डायरेक्टर है, इंग्लैंड से आया हुआ था। तो उस डायरेक्टर का क्या नाम है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो नाम है रिचर्ड एटबोरफ। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसने इसको शूट किया था और ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें जो एक्टर है वो भी विदेशी है, इंग्लैंड का ही एक्टर है। चलिए मैं आगे चलता हूँ, और ये काफ़ी शानदार मूवी है, गांधी के ऊपर पूरा जीवनी इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है। नेम ऑफ द यंगेस्ट इंडियन टू स्केल माउंट एवरेस्ट 2013। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा या चढ़ाई की। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं। इसका जो आंसर है विछेंद्री पाल। क्या आंसर है बेटा? विछेंद्री पाल। इस
तरीके से हमने आपका जो सीरीज 3 थी वो कंप्लीट की है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप पढ़ें बेटा। तब तक के लिए लगे रहिए, डटे रहिए। सफलता जब तक मिल नहीं जाती तब तक प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।